सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। पंजाबी रेडियो और पंजाबी टीवी यूएसए देख और सुन रहे सभी साथियों का बहुत-बहुत स्वागत है इस समय के विशेष प्रोग्राम बियॉन्ड द हेडलाइंस विद मनदीप पूनिया में। इस प्रोग्राम में सीनियर पत्रकार मनदीप पूनिया जी का साथ होता है और देश-विदेश के साथ जुड़ी हुई अहम खबरों पर होती है बातचीत। करते हैं सबसे पहले प्रोग्राम में पूनिया जी का स्वागत, फिर रुख खबरों का करेंगे। बहुत-बहुत स्वागत है पूनिया जी। जी, नमस्कार, शुक्रिया और आदाब। आदाब। रुक करें खबरों का तो सबसे पहली खबर पर अगर बात करें तो अमेरिका में आरएसएस का जो दबदबा है, आरएसएस जिस तरीके से वहाँ लॉबिंग करने के लिए वहाँ की फर्म्स को यूज करती है, वो लुकी छिपी बात नहीं है। पिछले लंबे समय से इसका सारा कच्चा चिट्ठा तकरीबन सामने था, लेकिन अभी खबर आ रही है कि आरएसएस ने जो अमेरिका में लॉबिंग का काम शुरू किया था, वो अभी कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया गया है। इसका क्या कारण है? क्या आरएसएस अभी कह लें कि सही रास्ते पर पलटने जा रही है या फिर नीति कोई और है या क्या कारण है इसके पीछे? देखिए कई सारी चीज़ें अनउलझी हुई हैं। इवन मैं तो देख रहा था कि जो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर हैं ऑड्रे टुस्के, उन्होंने आज इसके ऊपर रिएक्शन भी दिया कि कई सारे अनउलझे हुए सवाल हैं। आरएसएस ने कैसे पेमेंट की अमेरिकी फ़र्म जो है स्क्वायर पैटर्न बोगस उसके और जो एफएआरए उसके तहत पंजीकरण क्यों नहीं करवाया गया और जो फ़र्म है उस वो भी अब अपनी जो कानूनी आवश्यकताएँ हैं, उनसे बच रही है। तो बहुत सारे सवाल हैं, तकरीबन 3.3 लाख डॉलर की जो ये है, 3 पेमेंट दी गई हैं 2025 में और इसमें स्क्वायर पेट बोगस को आरएसएस की तरफ से लॉबिंग करनी थी और उसमें जो ट्रम्प का जो प्रशासन है और जो अमेरिका के जो पार्लियामेंटेरियन हैं, उनके साथ ये लॉबिंग करनी थी और ये बताया जा रहा है कि अब बंद कर दी गई है। ये कई सारे सवाल थे जिसको लेकर जो आरएसएस है वो लॉबिंग करवा रहा था और वो चीज़ें सिरे भी नहीं चढ़ी। एक एक बात ये भी निकल कर सामने आई कि पिछले साल आरएसएस के 100 ईयर ऑफ आरएसएस हुए थे, 100 साल हुए थे। तो उस टाइम पे आरएसएस को ये डर था कि अमेरिकी मीडिया है, वो आरएसएस के उल्ट रिपोर्टिंग कर सकता है, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रियाँ वगैरह बना सकता है। तो इसलिए भी अमेरिकन मीडिया में भी आरएसएस ने बहुत सारी लॉबिंग करवाई है, ये भी एक चीज़ साफ़ हो रही है। तो गुपचुप तरीके से जो प्रभाव डालने की कोशिश अमेरिकन मीडिया के ऊपर, अमेरिकन पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर आरएसएस कर रहा था, लेकिन अब वो बंद कर दिया है। अभी आगे अगर इससे आगे बढ़ें तो कांग्रेस ने पीएम मोदी पर दोबारा से निशाना साधा है। ट्रंप के फायदे के लिए मोदी इज़राइल में नाचे। ये क्या बातचीत हो रही है? एप्स्टीन फाइल्स का भी ज़िक्र हो रहा है। हाँ जी, आज जो जेफरी एप्स्टन फाइल हैं, उनका खुलासा हुआ है और बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो अपलोड किए गए हैं। उसको लेकर लगातार विवाद भी हो रहा है, अलग-अलग एंगल निकाले जा रहे हैं। भारत के लिहाज से जो है, वो नरेंद्र मोदी का नाम आना इस एप्स्टन फाइल में, वो एक चर्चा का विषय बना हुआ है और इसको लेकर कांग्रेस लगातार निशाना साध रही है। कांग्रेस के जो चीफ स्पोक्सपर्सन हैं, पवन खेड़ा, उन्होंने एक्स पर लिखा है कि ये राष्ट्रीय शर्म का विषय है। नरेंद्र मोदी को हमारे 3 सवालों का जवाब देना होगा। पहला तो यही कि जो जेफरी एप्स्टीन है, वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में और नाबालिगों के यौन शोषण में का बलात्कारी का दोषी ठहराया गया है। तो अगर उसकी सलाह नरेंद्र मोदी ने मानी है, तो फिर ये बड़ा अजीब है। इसके अलावा कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति को फ़ायदा पहुँचाने के लिए इज़राइल में नाच-गाना किया गया और कुछ हफ्ते पहले उनकी जी। मुलाकात हुई थी और ये काम जेफरी एप्स्टीन ने उनको कहा था। तो ये एक एक बहुत सनसनीखेज़ खुलासा है एप्स्टीन फाइल में और यहाँ तक भी बात है कि जो एप्स्टीन फाइल में मतलब पाकिस्तान के बारे में भी है, उसमें तो ज़्यादातर जो है पाकिस्तान जो पाकिस्तान इंडस वाटर ट्रीटी है उसके लिए उसके बारे में बात है। बाकी बिल गेट्स का भी मामला है और इसमें पिस्टन फाइल में तकरीबन 30 लाख पन्ने और 2000 वीडियो और 1,80,000 फ़ोटो डाले गए हैं और इस मेगा फाइल रिलीज़ को जो है जस्टिस डिपार्टमेंट है
अमेरिका का, उसने रिलीज़ किया है और उसमें उनकी वेबसाइट पर जाकर आप जो वीडियोज़, फ़ोटोज़ और पन्ने हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा मामला है और इसमें जो नरेंद्र मोदी हैं, वो घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी को लेकर जो एपिस्टन फ़ाइल है उसमें कई सारी चीज़ें हैं इसमें। मैं अंग्रेज़ी में पढ़ के बता देता हूँ। द इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी टूक एडवाइस एंड डांस एंड sang इन इज़राइल for the benefit of the US president. They had met a few week ago. It worked. मतलब नरेंद्र मोदी ने नाच गाना किया अमेरिकी प्रेसिडेंट के लिए ताकि वो आपस में बातचीत कर सकें। तो एक एक सनसनीखेज खुलासा है। पहला सवाल तो ये है कि जेफरी एपिस्टन की जो सलाह है नरेंद्र मोदी वो क्यों ले रहे थे? पहला तो यही है। दूसरा फिर अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए किस लिए वो नाच गा रहे थे इज़राइल में? दूसरा सवाल यही है। तीसरा मैसेज ये है कि इट वर्क्ड। तो कौन-सी कामयाबी हासिल की? मतलब अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए जो नाच गाना इज़राइल में करवाया गया, उससे नरेंद्र मोदी को कौन-सी कामयाबी हासिल हुई? तो ये बड़ा सवाल है। मोदी 2017 में 4 से 6 जुलाई तक इज़राइल के दौरे पर गए थे। तो ये भी एक बड़ा मामला है। उसमें इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उनको बुलाया था और पहली बार कोई भारत का प्रधानमंत्री इज़राइल गया था। तो क्या ये उसी दौरान हुआ है? ये भी एक बड़ा मामला है। तो ये एपिस्टन फाइल्स में नरेंद्र मोदी का नाम आना वाक़ई मतलब बहुत प्रॉब्लमैटिक है और अभी नरेंद्र मोदी या बीजेपी की तरफ से इसके ऊपर कोई जवाब आया नहीं। इससे आगे बढ़ें तो खबरों में अजीत पवार जो बीते दिनी एक दर्दनाक हादसे का शिकार होते हैं, उनका निधन हुआ। उसके बाद उनको जब अब 4 दिन हो गए हैं तो उनकी जो पत्नी है, उनको उप मुख्यमंत्री का ओहदा दे दिया गया है। डिप्टी सीएम बनने वाली वो महाराष्ट्र की पहली महिला बन गई हैं। देखिए, अजीत पवार के निधन के बाद आज चौथा ही दिन था कि उनकी जो पत्नी है सुनेत्रा पवार, उन्होंने बतौर डिप्टी चीफ मिनिस्टर शपथ ली है और ये 12 मिनट ही सिर्फ़ ये जो शपथ ग्रहण समारोह चला है। इसमें जो शरद पवार हैं, वो नहीं पहुँचे और उन्होंने शपथ लेने से पहले राज्यसभा के क्योंकि वो राज्यसभा में सांसद भी हैं, तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। और 28 जनवरी को अजित पवार का जो प्लेन था वो क्रैश हुआ था और अब सुनेत्रा पवार उनकी जगह पे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गई हैं। सवाल कई सारे हैं कि इतनी जल्दबाजी क्यों की गई? खबरें तो ये भी थी कि जो एनसीपी है, शरद पवार है, वो सारे मिलने वाले थे, अजित पवार उसके लिए कोशिश भी कर रहे थे। तो फिर एकदम से ये स्टेप लिया, ये किस लिए लिया गया? इसमें यही है कि जो अजित पवार गुट के जो छगन भुजबल हैं, वो कह रहे थे कि सब कुछ ठीक रहा तो हम लगातार कोशिश कर रहे हैं और सुनेत्रा को ही बनाया जाएगा। यानी कि जी। एक ताकत वहाँ पर मौजूद है जो शरद पवार जो पवार जो फ़ैमिली है उसको इकट्ठा नहीं होने दी जा रही और तुरंत ही 4 दिन के अंदर-अंदर उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। ख़ैर अभी बहुत सारी बातें हैं इस मामले में खुलकर सामने आनी है क्योंकि जो वो प्लेन क्रैश हुआ है उसकी जाँच भी अभी बाकी है, तो जब तक जाँच नहीं हो जाती, बहुत सारी चीज़ें नहीं हो जाती, तब तक इस मामले में कहना कुछ भी असंभव है। तो हमें इस मामले में कुछ दिन का इंतज़ार करना होगा। जी। अगली बात अगर उत्तराखंड की करें तो मैं आज वीडियो देख रहा था वहाँ के सीएम की वो सॉरी मंदिर तो नहीं मस्जिदें तोड़ने की बात जो कर रहे थे खासा एक प्रचलित सा जो उनका ऑरा है वैसी वीडियो उन्होंने साझा की बेशक वो खासी शर्मिंदा करने वाली थी। लेकिन ऐसी ही एक बात है जो वहाँ से आई है कि उत्तराखंड में धर्मांतरण के 62 में से 5 केस ही कोर्ट में पहुँचे हैं, सभी आरोपी बरी। देखिए, उत्तराखंड में जो धर्म परिवर्तन करवाने का एक कानून लेकर आया गया था और वो बीजेपी लेकर आई थी। अब उसमें अगर पिछले साल की बात करें तो 62 मामले दर्ज किए गए जिनमें से सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 अदालत में पहुँचे और पाँचों मामले अदालत में नहीं टिक पाए और जो आरोपी थे उनको बरी कर दिया गया। अब इसमें बहुत सारे मामले हैं कि इसमें एक एक मामला तो यही है कि जो लव मैरिज वाला मामला है, जिसमें एक मुसलमान व्यक्ति या एक मुसलमान महिला हिंदू व्यक्ति या महिला से शादी कर रहा है, उसको भी
धर्म परिवर्तन, लव जिहाद जैसा मामला बना के वहाँ पर पेश किया गया और वो ऐसे बहुत सारे केस दर्ज हुए। कोर्ट में गए तो ऑब्वियस सी बात है वो टिकने नहीं थे और उसके बाद जो आरोपी थे उनको ज़मानतें हो गई। बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसमें जो शिकायतकर्ता थे वो अपने प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही अपने बयानों से पलट गए और उसके बाद ठोस सबूत ना होने के कारण वो इन्वेस्टिगेशनें भी बंद हुई। तो लगभग 39 मामले ऐसे हैं जिनमें पहली ही तारीख के ऊपर जो आरोपी थे उनको जो है ज़मानत मिल गई थी। तो और इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में ये नोट डालते हुए ज़मानतें दी हैं कि ये जो संबंध थे, ये आपसी सहमति के संबंध थे और बालिग थे। तो ये बड़ा मामला है। और इसके अलावा कई मामले ऐसे हैं जिसमें दोनों परिवारों ने ये कह दिया कि ये जो शादी है ये तो दोनों परिवारों की आपसी रज़ामंदी से तय की गई है और इसमें लड़की जो लड़की या लड़का होता है वो कई कई मामलों में उन्होंने अपने हल्फ़नामे भी दाखिल किए कि हम धर्म नहीं बदलेंगे, हम शादी कर रहे हैं। तो ये बड़ा अजीब कानून है, साल 2018 में बीजेपी उत्तराखंड में लेके आई थी और 2022 और 2025 में इसे और सख्त किया गया और इसमें कई ऐसे चीज़ें जोड़ी गई जो काफ़ी डराने वाली हैं, जैसे 10 साल तक की इसमें सज़ा कर दी गई। हालाँकि जो पुलिस का डेटा है वो बहुत सारे कई कड़े प्रावधानों के बावजूद जो दावे भी करता है वो अदालत में कमज़ोर साबित हो रहे हैं और बरी होने वाले मामलों में कई ऐसे मामले भी हैं जिसमें जो कहते हैं धर्म प्रचारक होते हैं, जैसे पादरी नरेंद्र सिंह बिष्ट का केस भी शामिल है। जिसमें उत्तराखंड पुलिस ने उनको बताया था कि ये पैसे देकर धर्म बदलवा रहे हैं, ऐसा वो लेकिन साबित कर नहीं पाए। टिहरी गढ़वाल के विनोद कुमार को भी बरी किया गया, उसमें भी ऐसा है कि वो फ़ेसबुक वीडियो के ज़रिए हिंदू धर्म की आलोचना करने का उनके ऊपर आरोप लगाया गया था, लेकिन जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन हुई उसमें ऐसा कुछ भी मिला नहीं। तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिसमें अब सबको पता है कि दलितों जैसे दलित समुदाय है, उसमें भी कई किस्म के रिलीजन को लेकर चीज़ें चलती हैं। जो अम्बेडकर वादियों की जो मूवमेंट है, उसमें बौद्ध धर्म अपनाने के लिए ज़ोर दिया जाता है। अगर हम बात करें तो जो ईसाई मिशनरी हैं, वो भी गरीब तबकों में सक्रिय हैं, हम सबको पता है। ऐसे ही मुस्लिम समुदाय के धर्म प्रचारक भी हैं, हिंदू धर्म के भी धर्म प्रचारक हैं, आर्य समाज वगैरह और ये सब। और ऐसे ही सिख धर्म के भी धर्म प्रचारक हैं। अब भारत का जो संविधान है, वो अगर आप देखेंगे तो किसी को भी अपना धर्म प्रचार करने की छूट देता है। उसके ऊपर कोई वो गैर कानूनी नहीं है, बल्कि उसमें अधिकार है, राइट के तौर पर है। एवरीवन हैज़ अ फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड प्रीच हिज और हर रिलीजन। तो ये है, पर फिर भी ये उत्तराखंड ने कानून बनाया और इसका हाल आप देख लीजिए कि जितने भी मामले हैं, सब अदालतों में जाके टिक नहीं रहे हैं और सब जो आरोपी हैं, उनको ज़मानतें हो गई हैं। 5 जिनमें ट्रायल चले, जो ट्रायल तक पहुँचे 5 मामले, उन उसमें सारे के सारे जो आरोपी हैं, वो बरी हो गए। जी। और इससे आगे अगर बढ़ें तो एक दलित बुजुर्ग महिला का सड़क पर ही अंतिम संस्कार करना पड़ता है। इसका क्या कारण है? देखिए, बड़ी दुखदाई खबर है और 21वीं सदी में हम जी रहे हैं कि ठीक है कि बहुत सारे लोग जीवन में जो तथाकथित जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर भेदभाव का शिकार होते हैं और उनको वो सम्मान नहीं मिलता। लेकिन जब मौत हो जाती है तो हमारे समाज में ये राय रही है कि भई बिना किसी उस डेड बॉडी के साथ डेड बॉडी की कोई बेअदबी किए उनको अंतिम संस्कार सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होना चाहिए। ये हमारे कानूनों में भी है। लेकिन बहुत सारी जगह जातिवाद बहुत चरम पर है। जो शमशान घाट है, वहाँ पर दलित समुदाय को अपनी डेड बॉडी नहीं जलाने दिया जाता है। बिहार के वैशाली जिले की ये शर्मनाक घटना है और उसमें हुआ ये कि 95 साल की दलित महिला झपकी देवी के अंतिम संस्कार के लिए जो ग्रामीण हैं, वो शमशान घाट के लिए जा रहे थे, लेकिन शमशान घाट के पहुँचने से पहले ही उनका रास्ता रोक दिया गया और वहाँ पर जो उच्च जाति के लोग हैं, उन्होंने भला-बुरा कहा, मारने की धमकियाँ दी। बहुत वहाँ पर हंगामा हुआ, जिसके कारण जो परिवार के लोग थे, उन्होंने शमशान घाट जाने की बजाय सड़क पर ही अपने दादी का अंतिम संस्कार कर दिया। वहाँ पर उस इलाके में काफ़ी तनाव फैला हुआ है। जो अपर कास्ट के लोग हैं, उच्च जाति के लोग हैं, वो लगातार आग की घटना कह रहे हैं कि हम आग लगा देंगे। कई जगह पे आग लगाई भी गई और
उसके बाद फायर ब्रिगेड वहाँ पर बुलाई गई और उसके बाद जो आग है वो बुझाई गई है। इसमें जो वहाँ के वैशाली के एसपी विक्रम सियाग हैं, वो कह रहे हैं कि पहले शमशान तक पहुँचने का रास्ता था, लेकिन वहाँ मंदिर बन जाने के कारण रास्ता बंद हो गया। ऐसा अभी रास्ता बहाल करने की व्यवस्था की जाएगी, ऐसा वो कह रहे हैं। लेकिन बड़ा परेशान करने वाला ये जो मामला है, ये दलित बुजुर्ग महिला का बिहार से सामने आया है। जी। और मैं कल से एक चेहरा सोशल मीडिया पर वायरल होता देख रहा हूँ। एक नौजवान की फ़ोटो ख़ासी वायरल की जा रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि वो जो बजरंग दल के लोग थे, उनसे भिड़ गया एक मुस्लिम व्यक्ति के लिए, जिसको दबाया जा रहा था। बजरंग दल उसको अपनी मनाने के लिए कह रहा था। अभी अगली खबर भी ऐसी ही है, कुछ एक मुस्लिम व्यक्ति को नाम बदलने के लिए बोला जा रहा था उसकी दुकान का। देखिए 2 मामले हैं इसमें। जी। एक तो बाबा स्कूल ड्रेस एंड सेंटर था, मैचिंग सेंटर था और उसका उसमें उस दुकान का नाम बदलने के लिए कहा गया और एक मुस्लिम दुकानदार थे, बुजुर्ग थे जो 20 साल से वहाँ पर अपने जो है स्कूल ड्रेस सिलने का काम कर रहे थे। और उसके बाद वहाँ पर बजरंग दल के कार्यकर्ता आए, उन्होंने कहा कि आप अपनी दुकान का नाम बदलिए। क्योंकि ये जो दुकान है इससे लग रहा है कि ये तो हिंदुओं की दुकान है, बाबा तो हिंदुओं के होते हैं, मुसलमानों के थोड़ी ना होते हैं। तो उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा कि ये मैं ऐसा नहीं करूँगा। जो मेरी दुकान का नाम है तो 20 साल पुराना है, कोई ये हिंदू मुसलमान नाम नहीं है। बाबा शॉप बहुत पुरानी शॉप है, आप देखेंगे तो बहुत इसका नाम है इस इलाके में, तो उन्होंने मना कर दिया। दूसरा मामला है मोहम्मद दीपक नाम का, उसको लेकर भी बजरंग दल के कार्यकर्ता पूछे, उन्होंने कहा कि आप अपने नाम बदलिए। लेकिन उस जो व्यक्ति ने दृढ़ता दिखाई और उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने मोहम्मद दीपक नाम की अपनी पूरी जो है अगर कहें तो पूरी सफाई दी। उसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता वहाँ से चले गए और बहुत सारे लोग हैं, वो उस लड़के के लिए इकट्ठा हो गए। ऐसे ही कई ऐसी जगहें हैं जो कई पुराने बहुत पुराने-पुराने ब्रांड हैं जिनके नाम बदलवाने के लिए मुसलमानों की न दुकानों के नाम बदलवाने के लिए वहाँ पर बजरंग दल सक्रिय है। देखिए बजरंग दल लगा लीजिए, आरएसएस लगा लीजिए या हिंदुत्व जो के संगठन हैं सारे वो लगा लीजिए। वो लगातार बहुत सारे इश्यूज़ को इस समय इंडिया में खड़े कर रहे हैं। पहला इश्यू तो यही है जैसे मैं देख रहा था कि एक रिद्धिमा शर्मा नाम की लड़की थी, वो जो गोगा पीर होता है वहाँ पर पहुँच गई और उसके मंदिर में राजस्थान जाके में। हाँ, वहाँ जाकर कहने लगी कि भई मुसलमानों को यहाँ से हम घुसने नहीं देंगे, मुसलमानों को बाहर निकालो, गोगा जो पीर है उसका हम हिंदूकरण करेंगे, इस किस्म की बातें वो करने लगी। लेकिन वहाँ के जो लोकल लोग थे उन्होंने उसको भगा दिया, उन्होंने कहा कि ये कोई हिंदू-मुसलमान का मामला ही नहीं है। गोगा पीर ऐसा है जिसको मतलब हमको पता है कि जो मुस्लिम समुदाय है वो पीर कहता है, जो हिंदू समुदाय है वो वीर कहता है, गुग्गा वीर कहता है। तो चलता जी। ही है और इवन जिस इलाके में मैं आजकल रहता हूँ कंडी का इलाका लोअर शिवालिक फुटहिल्स, यहाँ पर बहुत सारे जो गाँव हैं पंजाब के और हरियाणा के उनमें हिमाचल के भी उनमें गोगा पीर की बहुत पुराने-पुराने मंदिर बने हुए हैं। उसमें 786 भी उन मज़ारों के ऊपर लिखा होता है, गोगा पीर भी कहीं पे लिखा होता है, कहाँ कहीं गोगा वीर लिखा होता है। तो इस पूरे मामले से मैं वाकिफ़ हूँ और मैंने कई सारी यात्राएँ जो इस किस्म की परंपराओं की है जिसमें हिंदू, मुसलमान दोनों ही उस चीज़ की पूजा करते हैं। जैसे गुरु गोरखनाथ थे, जो नाथ पंथ था, उसका भी सेम मामला था। तो आपको याद होगा कि जो जब हम हीर रांझा के बारे में भी बात करते हैं, तो जो रांझा था उसने अपने कान पड़वा लिए थे और वो बेसिकली नाथ जोगी बन गया था। था वो मुसलमान जाट परिवार से, मूला जाट था और मुसलमान जाट परिवार के होने के बावजूद उन्होंने कान पड़वाए और उसमें उस समय कोई ये नहीं था कि मुसलमान जो है जोग नहीं ले सकते या फिर हिंदू जो ही जोग लेंगे, ऐसा कुछ था नहीं। तो आपको नाथ परंपरा में भी मतलब हिंदू-मुसलमान एकता दिखेगी, लेकिन वो अलग बात है कि योगी आदित्यनाथ ने उसको एकदम से बदल दिया है। गोरखपुर में एकदम से उससे उल्ट चीज़ें हो रही हैं। वो एक एक अलग मामला है, लेकिन उ उसमें ये परंपरा रही है। जो कबीरदास थे, उनको लेकर भी बहुत सारी चीज़ें रही हैं। इवन उनको वो मुस्लिम जुलाहा परिवार में पैदा हुए थे, हिंदू भी उनको उतना ही मानते हैं, मुसलमान भी उनको उतना ही मानते हैं। जो जहारवीर गोगा का मामला है, वो भी ऐसा ही है।
वहाँ पर जो मुसलमान कायम खानी परिवार से वो ताल्लुक रखते थे, लेकिन उनको हिंदू परिवार के लोग भी उतना ही पूजते हैं, और जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो भी उतना ही पूजते हैं। तो एक ऐसी ऐसी चीजों को आरएसएस और बजरंग दल टारगेट कर रहे हैं। मुसलमान जो जिनकी दुकानों के नाम सेकुलर किस्म के हैं, वो ना उर्दू हैं, उर्दू जिनके हिंदी में नाम है, उनको टारगेट करें कि भाई नाम बदलो, नाम बदलो। अरे, जो जुबान है या शब्द होते हैं वो किसी एक धर्म के थोड़ी ना होते हैं। तो वो एक मामला है। मतलब मैं तो मेरे घर में ऐसे-ऐसे नाम हैं, अगर ये बजरंग दल वालों की चली तो उनके नाम बदलवाने पड़ेंगे। हमारे एक रिश्तेदार का नाम मलखान है, तो वो जी, मलखान का नाम थोड़ी ना बदलवा देंगे। तो जी, सब एक हमारे रिश्तेदार का नाम शमशेर है, तो शमशेर नाम थोड़ी ना बदलवा देंगे कि नहीं-नहीं ये तो मुसलमानों का नाम होता है, मलखान तो मुसलमानों को ना बदलें। वो कौन होते हैं हमें बताने वाले? तो ये है, ये बड़ा अजीब है। यहाँ पर भारत में ऐसे नाम आपको देखने में मिलेंगे। जो हिंदुओं में ऐसे नाम होंगे जो मुस्लिम नाम आपको लगेंगे। मुसलमानों में ऐसे नाम होते हैं जो हिंदुओं के लगेंगे आपको। तो ख़ैर, आरएसएस, बीजेपी ऐसी छोटी-छोटी पर्सनल जो ज़िंदगियाँ हैं, पर्सनल जो चॉइसेस हैं, प्रैक्टिस रिलीजन करने की या फिर नाम रखने की, वहाँ तक घुस के जो है दोनों समुदायों के अंदर नफ़रत भर रही है। जी। और इससे आगे बढ़ें तो बात सोने और चाँदी की करते हैं। सोने और चाँदी ने जिस कदर लोगों का ध्यान पिछले तकरीबन 1 साल ही लगा लें, खींचा है 1 साल से जो हो रहा है इसकी मार्केट में, वो अभी ऐसे लगता है कि वापसी का रास्ता देख लिया है सोने और चाँदी ने, अभी नीचे वापस आ रहा है जी दोनों चीज़ों का रेट। देखिए, मेरे को लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग के कारण जो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है एमसीएक्स, उसमें चांदी क्रैश हुई है और तकरीबन 1,10,000 रुपए क्रैश हुई है, 27% गिरी है। और 4 लाख तक चांदी पहुंच गई थी, लेकिन अगर हम बात करें तो आज का रेट 2,91,000 है। और लगातार सोना भी कम हो रहा है, 20,000 सोना भी टूटा है। उसका कारण वही एमसीएक्स में लोग प्रॉफिट निकालना चाह रहे थे, 12% सोना टूटा है। और इसमें प्रॉफिट बुकिंग के कारण ये सब हो रहा है। फिजिकल डिमांड में कमी है। ऑल टाइम हाई के कारण जो फिजिकल डिमांड है वो कमजोर हुई है। लोग इसके अलावा अगर हम बात करें सोना और चांदी का, बहुत सारा इंडस्ट्रियल यूज भी है। जिन जिन चीजों में इंडस्ट्रियल यूज है, वहां पर उन उन चीजों के दाम भी बढ़ेंगे, कीमतें बढ़ेंगी, और बहुत अब उसके नेगेटिव असर हमें मार्केट में देखने को मिलेंगे। तो अभी तो जो सराफा बाजार है, वो लगातार ये जो उतार-चढ़ाव हो रहे हैं सोने और चाँदी में, वो त्रस्त दिख रहा है, और लोग अपन कहें कि फिज़िकल सोना-चाँदी खरीदने से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी। और कल पंजाब में जब आ रहे हैं मोदी, पीएम मोदी, तो बहुत बड़ी-बड़ी पहले ही ऐलान भी हो चुके हैं और आशाएँ लगाकर बैठे हैं पंजाब के लोग कि जब मोदी आएँगे तो कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं। चर्चा तो ये तक चल रही है कि शायद उनको सीएम का चेहरा पंजाब के लिए 2027 के लिए जो चाहिए, वो कल उसको पक्का कर जाएँगे, ऐसी बहुत सारी चर्चाएँ चल रही हैं। अभी कैसे देखा जाए जो कल पंजाब में पीएम आएँगे, तो इसमें क्या-क्या निकल के आ सकता है? देखिए, नरेंद्र मोदी कल पंजाब पहुँचेंगे, और पंजाब में वो कई जगह जाने की उनका सलाह वो है। पर लेकिन वो एक जगह ज़रूर, उनकी जो डेरा बल्ला जो है, उसको वहाँ उनका जो विज़िट है वो काफ़ी चर्चित है। और उनके पहुँचने से पहले जालंधर में रविदास धाम पर सुखबीर बादल पहुँचे आज, और उन्होंने कहा कि बहुत खुशी है कि प्रधानमंत्री पंजाब आ रहे हैं, उनका स्वागत है। तो ये उनकी जो सुखबीर बादल की विज़िट थी आज रविदास धाम पे, वो चर्चा में रही। और ये लोगों ने कहा कि पूछा कि क्या बीजेपी का स्वागत सुखबीर बादल कर रहे हैं? ये एक बड़ा मामला है। क्या बीजेपी और जो अकाली दल का अलायंस की बात है, वो क्या वो भी कल फाइनल होगी? तो ये 2 बड़ी बातें हैं। तो इसके अलावा अगर बात करें तो आज प्रधानमंत्री के दौरे से पहले पंजाब के कई स्कूलों में जो ब्लास्ट की धमाके की सूचनाएँ भी मिली हैं, उसमें मेल पर डेरा बल्ला और 4 स्कूल कहा जा रहा है कि वो निशाने पर हैं। सर्च किया गया है, लेकिन ऐसा कुछ मिला नहीं है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो कल वो जालंधर पहुँचेंगे, और 2 बड़ी सौगातें सुनने को आ रहे हैं। इसमें एक तो जो आदमपुर एयरपोर्ट है,
उसका नाम बदलने की बात है। ये कहा जा रहा है कि आदमपुर एयरपोर्ट का नाम श्री गुरु रविदास जी के नाम पे किया जाएगा। इसके अलावा ये भी है कि लुधियाना के जो हलवाड़ा एयरपोर्ट है, उसका एक टर्मिनल की वर्चुअल उसका उद्घाटन करेंगे। 40 मिनट के करीब वो जालंधर में रुकेंगे। ये पूरा शेड्यूल अभी पुलिस की तरफ से ये मामला आया है। 10 मिनट तक वो डेरा सचखंड बल्ला के जो प्रमुख हैं, संत निरंजन दास, उनसे मुलाकात करेंगे और उसके बाद 10 मिनट के आसपास पंजाब की जो लीडरशिप है, वो बीजेपी की, वो भी नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेगी और उसके बाद वो दिल्ली चले जाएँगे। तो ये जो शेड्यूल है, वो नरेंद्र मोदी का पंजाब में कल का बताया जा रहा है। जी, और एक और चर्चा जो चल रही है कि शायद कल चरणजीत चन्नी को बीजेपी अपने साथ लेकर जा सकती है, इसको कैसे देखा जाए? नहीं, ये इसमें मेरे को कोई दम लग नहीं रहा, कोई सच्चाई लग नहीं रही, क्योंकि हमारी भी बात हो रही थी, ऐसा कुछ भी अभी तक निकल के नहीं आया है। जो ये खबरें हैं कि चरणजीत चन्नी जो है वो बीजेपी में जा रहे हैं, ये खबरें बेसिकली जो राजा वड़िंग कैंप है, उ वो ज़्यादा हवा दे रहा ताकि चरणजीत सिंह चन्नी की क्रेडिबिलिटी को खराब किया जा सके। ये बड़ा अजीब है कि जो पंजाब कांग्रेस है, उसमें लगातार लड़ाइयाँ चल रही हैं और उसमें जो राजा वड़िंग का जो खेमा है वो चरणजीत सिंह चन्नी के प्रति बहुत ज़्यादा हमलावर पिछले कई दिनों से दिख रहा है। और इसके अलावा अगर हम बात करें मतलब इस सारे मामले को अगर अपन सम अप भी करें, तो शायद नवजोत सिंह सिद्धू परिवार जो है, वो जी, बीजेपी में जा सकता है क्योंकि आज अब मैं देख रहा था कि जो उनकी पत्नी हैं, उन्होंने नरेंद्र मोदी की इस विज़िट का स्वागत किया है और नवजोत सिंह सिद्धू के मैं एक शेरो और शायरी वाली वीडियो देख रहा था, उसमें वो काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहे थे। पता नहीं वो गुस्सा अपनी पार्टी से है, किससे है? और उसमें उन्होंने जो शेर और शायरी इस्तेमाल की है, वो भी काफ़ी चर्चा का विषय बनी है। डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू के बयान की पहले चर्चा कर लेते हैं। तो डॉक्टर जी, नवजोत कौर सिद्धू ने ये कहा है कि अ अ उन्होंने पहले तो नरेंद्र मोदी के तारीफ़ों के पुल बाँधे हैं और दूसरा उन्होंने कहा है कि जो नरेंद्र मोदी के दौरे का विरोध कर रहा है, वो राजनीतिक तौर पर चोर है। तो उनका ज़रूर जी, चल रहा है और 3 जो ट्वीट हैं, उन्होंने अपने किए हैं और उन्होंने पंजाब सरकार के ऊपर निशाना भी साधा है, उन्होंने नरेंद्र मोदी को लेकर भी बात कही है और एक जो है, वो नरेंद्र मोदी का जो पोस्ट है, उसको रीट्वीट भी उन्होंने किया है। और वो जो महात्मा गांधी के ऊपर भी उन्होंने रिट्वीट किया था। तो ये कहा जा रहा है बड़ा कयास लगाए जा रहे हैं कि जो सिद्धू परिवार है, नवजोत सिंह सिद्धू हैं और नवजोत कौर सिद्धू, वो दोनों शायद बीजेपी जॉइन कर सकते हैं। जो मैं आपको बता रहा था कि नवजोत सिद्धू बड़े शेर और शायरी उनकी भी एक वीडियो काफ़ी चर्चा में है और उस वीडियो में वो कुर्सी के कीड़े, तख्त गिराने और देश में जागने की चेतावनी, ये सारे इस किस्म के जो है शायरी पढ़ रहे हैं। वो मैं शायरी एग्ज़ैक्ट आपको बता देता हूँ। गुरु मैं बचाता रहा कीमक से मकान अपना, मगर चंद जी, कुर्सी के कीड़े पूरा मुल्क खा गए। अब खाक नसीनों उठो जागो और देखो वक़्त कहाँ आन पहुँचा है, जब तख्त गिराए जाएँगे और ताज उछाले जाएँगे। तो मेरे को लगता है कि ये कहीं न कहीं बीजेपी को उसको कांग्रेस को लेकर उन्होंने निशाना साधा है और जी। शायद कांग्रेस में जो इंटरनल फाइटिंग है, उसमें एक धड़ा वो भी बनने की कोशिश कर रहे हैं और वो दिखा भी जब राजा वड़िंग ने नवजोत कौर सिद्धू को सस्पेंड कर दिया था एक स्टेटमेंट के कारण और वो स्टेटमेंट भी काफ़ी कांग्रेस को नुकसान पहुँचा के गई है, वो भी आपको और हमको पता ही है। जब उन्होंने कहा कि 500 करोड़ में मुख्यमंत्री बनते हैं, तो ख़ैर बड़ा ही अजीब किस्म का माहौल जो है कांग्रेस में बना हुआ है और उसका नो डाउट फ़ायदा तो ऑब्वियसली जो बीजेपी और आम आदमी पार्टी है वो और जो अकाली दल है वो उठा ही रहे हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। इसी के साथ प्रोग्राम का समय यहाँ समाप्त होता है। आप जुड़े जानकारियाँ साझा की, बहुत-बहुत धन्यवाद।